इस लेक्चर में हमको पढ़ना है एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ में एक चीज़ का कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ के ए एंड पी के ए। तो सबसे पहले बात करेंगे एसिडिटी की। कोई कंपाउंड एसिडिक कब होगा, वो क्या होगा। पहले हमने आरएनएस की डेफिनेशन देखी थी कि कोई भी कंपाउंड अगर H पॉजिटिव को डोनेट करता है वो क्या था, एसिड था। दूसरी हमने ब्रोंस्टेड वाली डेफिनेशन देखी थी, उसमें क्या था, लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर एक्सेप्टर, वो क्या था, एसिड था। और अगर बेस की बात करते हैं, आर्हेनियस ने बेस के लिए क्या बोला था, OH माइनस जो डोनेट करेगा वो बेस होगा। ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था बेस, कि लोन पेयर को जो डोनेट करेंगे, लोन पेयर डोनेशन जो करेंगे वो होंगे बेस। तो इन दो थ्योरीज का ही जो है हमको ज़्यादातर इसमें यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं थर्ड जो है लुईस एसिड वाली कैटेगरी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अब एसिड अगर कोई होगा, फॉर एग्जांपल HA एसिड है, ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और A माइनस में। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली है, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी एग्जिस्ट करेगा। वो क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा HA। यह है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एसिडिक केस में इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KA भी लिख सकते हैं। K होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ये भी क्या है, एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। H पॉजिटिव सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस नाम बदला है, A माइनस डिवाइड बाय HA, कंसंट्रेशन ऑफ HA। अब Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू रहेगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। अगर कैसे डिसाइड करेंगे, अगर इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होता है, यानी H पॉजिटिव हमको और मिलता है, HA जो ये है डिसोसिएट होता है ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव में, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी, और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी तो ऊपर वाली टर्म जो है इंक्रीज़ कर रही है, नीचे वाली टर्म डिक्रीज़ करेगी, तो Ka की वैल्यू जो है इंक्रीज़ करेगी। और जितना ज़्यादा H पॉजिटिव हमको मिलेगा, सॉल्यूशन की जो एसिडिटी है उतनी ही ज़्यादा रहेगी। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। एक जो दूसरी टर्म आती है वो आती है pKa। इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। अब यहाँ Ka की वैल्यू जितनी हम इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, pKa की वैल्यू यहीं लिख देता हूँ, pK की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाती है। अगर Ka की वैल्यू कम करते चले जाएंगे, Ka की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, तो pKa की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। यहाँ से एक चीज़ और समझ आ रही है कि एसिडिटी का रिलेशन Ka के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा Ka बढ़ेगा एसिडिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर pK की बात करते हैं, तो एसिडिटी का है इन्वर्स रिलेशन किसके साथ में, pKa के साथ में। जैसे जैसे pK वैल्यू बढ़ती जाएगी एसिडिटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाएगी। Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, pKa इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक एसिड लेते हैं HCl, इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में OH2, तो हमको क्या मिलता है, एक मिलता है H3O पॉजिटिव और साथ मिलेगा Cl माइनस। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होंगे, ये जो है इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा और यहाँ से Cl माइनस बाहर चला जाएगा। अब इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है, बेस क्या बोला था, जो लोन पेयर को डोनेट करेगा। ऑक्सीजन ने जो है अपने लोन पेयर को डोनेट किया, तो यहाँ पर जो वाटर है वो एक्ट कर रहा है एज अ बेस। और HCl ने यहाँ इसने क्या करा है, एक्सेप्ट करा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। और HCl ने जो है H पॉजिटिव को भी डोनेट किया, चाहे ऐसे देख लो इसको, H पॉजिटिव का डोनेशन हुआ है, यहाँ से H पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये कैसा रहेगा, एसिड। साथ में मिला है Cl माइनस। अब जो Cl माइनस मिला है ना, इसको देखते हैं। एसिड का जो एनायन बनता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस ने जब एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ा उसके बाद जो इसका कैटायन बना इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। यानी एसिड का एग्जिस्ट करता है कॉन्जुगेट बेस, अगर इसमें से H पॉजिटिव को बाहर निकाल देंगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अगर बेस को हम H पॉजिटिव पकड़ा देंगे तो जो बनेगा वो बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी देखते हैं। जब हमको कंपेयर करनी होगी स्टेबिलिटी ऑफ, मतलब हमको कंपेयर करनी पड़ेगी एसिडिटी,
जब हम डिफरेंट कंपाउंड में कंपेयर करेंगे एसिडिटी का, तब वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही अच्छा यूज़ होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को एसिडिटी कंपेयर करनी हो फिनॉल में बेंजीन से लगा हुआ OH, और एक ले लेते हैं इथेनॉल CH3CH2OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला होगा। अब मैं पूछता हूँ यहाँ से दोनों में से एसिडिक कौन है। यहाँ से भी H पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ से भी H पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा एसिडिक कौन होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो जब भी ऐसा कंपैरिजन करना होता है, सबसे पहले हम दोनों का ही क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे, दोनों ही जगह से H पॉजिटिव को बाहर निकालना है। तो यहाँ से बन जाएगा O-, यहाँ से बन जाएगा CH3CH2O-। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, और वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ इथेनॉल। अब हमको चेक करना है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, और वो कैसे होगा, एनायन पर। जितना स्टेबल जो है नेगेटिव चार्ज होगा, जितना स्टेबल ये एनायन बना होगा हमारे पास, उतना ही क्या रहेगी, एसिड की स्टेबिलिटी रहेगी। अब इन दोनों में से नेगेटिव किस पे स्टेबल रहेगा। अब हमने जो इतने टाइम से कॉन्सेप्ट पढ़े थे अलग अलग कि नेगेटिव चार्ज को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, वो हम लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इधर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस के थ्रू इसको स्टेबलाइज कर देगी बेंजीन रिंग। चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है, जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स में फैल जाएगा उतना ही कॉन्जुगेट बेस जो है स्टेबल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव चार्ज जो है सिर्फ ऑक्सीजन पर ही लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ लगा नहीं है जो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दे। तो इसका मतलब जो ये वाला कॉन्जुगेट बेस है, ये इथेनॉल के कॉन्जुगेट बेस से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, उतना ही जो प्रीवियस का प्रिकर्सर है उतना ज़्यादा स्टेबल, यानी फिनॉल जो है ज़्यादा एसिडिक रहेगा इथेनॉल से। कितना इजीली हमने डिसाइड कर लिया, सिर्फ स्टेबिलिटी चेक करी किसकी, कॉन्जुगेट बेस की। ऐसे ही अगर दोबारा चेक करनी हो फिनॉल की, अब कंपैरिजन किसके साथ होगा, यहाँ पर फिनॉल है और यहाँ पर ले लिया है वाटर, चाहे वाटर ऐसे ले लो। इसमें से पूछता हूँ कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। सबसे पहले क्या करना है, H पॉजिटिव को बाहर निकाल देना है, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव। अब मैं फिर पूछता हूँ कौन सा जो नेगेटिव है स्टेबल रहेगा। अब यहाँ से हमको समझ आ रहा है ये नेगेटिव जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इस वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, पैरा पर जाएगा, फिर ऑर्थो पर जाएगा, तो जितने कार्बन एटम्स पे जो है चार्ज जाएगा उतना ही स्टेबलाइज रहेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी फैक्टर को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। यानी कॉन्जुगेट बेस कौन सा स्टेबल है, ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस जो है स्टेबल है। और एसिडिटी की बात करते हैं तो जो फिनॉल होगा OH, ये ज़्यादा एसिडिक होगा वाटर से, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज या फिर कॉन्जुगेट बेस वाटर के कॉन्जुगेट बेस से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है। वैसे तो जब एसिडिटी की बात होती है तो एसिडिटी डिपेंड करती है pKa वैल्यूज़ पे, और ये pKa वैल्यूज़ कैसी होती हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। हम सिर्फ थ्योरी से ये नहीं बता सकते कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है, वो तो परफेक्ट जो बात बताएगा वो तो एक्सपेरिमेंट वैल्यूज़ ही बताएंगी जो कि है pK वैल्यूज़। लेकिन क्वेश्चन जब आएगा सामने एग्ज़ाम में, वहाँ पर pK वैल्यूज़ नहीं दी होंगी, और जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि वहाँ से उठ के जाएँ सीधा लैब में चले जाएँ, वहाँ पहले पता करने जाएँ कि क्या किसकी pK वैल्यू ज़्यादा है। तो कुछ थ्योरीज़ हैं, कुछ चेक करने का तरीका है कि कैसे जो है हम एसिडिटी को चेक कर सकते हैं। उन्हीं जो कॉन्सेप्ट के बेस पे है आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लगाकर हम इजीली बता सकते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन नहीं है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि हमारे जो थ्योरीज़ हैं वो कॉन्सेप्ट हैं लग नहीं पाएंगे, वहाँ पे हमको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ पर ही जाना पड़ेगा। आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हम कॉन्सेप्ट से ही काफ़ी हद तक सारे ही जो है एसिडिटी बेसिडिटी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन करना है किसका, एक तो वाटर का और एक अल्कोहल है इथेनॉल। सेम स्टेप है, सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, OH माइनस प्लस H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, OH माइनस का कॉन्जुगेट बेस बन चुका है।
फिर ऐसे ही CH3CH2O- एक कॉन्जुगेट बेस ये बना लिया है। अब ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहाँ पर है CH2 और CH3। दोनों में क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। फिर क्या चेक करेंगे, क्या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है? हाइड्रोजन तो ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसकी तो क्या मानी थी हमने, इंडक्टिव फैक्टर वैल्यू भी 0 ही मानी थी बाकी आई इफेक्ट में जब ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये कैसा शो कर रहा था, प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा था। नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, माइनस आई इफेक्ट वाले स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन ये कैसा है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को और डिस्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो OH माइनस ज़्यादा स्टेबल निकल कर आएगा इससे। तो एसिड कौन होगा, वाटर जो है ज़्यादा एसिडिक होगा इथेनॉल से। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इसको भी ध्यान से देखना। अगर एसिड कंपेयर होता है वाटर में और मिथेनॉल में, ये भी अल्कोहल है लेकिन एक कार्बन वाला अल्कोहल है, इसका नाम होता है मेथनॉल। और वाटर कंपेरिजन आ जाए कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो पहला स्टेप तो हम सेम रखेंगे। OH माइनस यहाँ से जनरेट हो जाएगा, एसिडिक H बाहर निकाल के, CH3O माइनस एक कॉन्जुगेट बेस यहाँ से जनरेट हो जाएगा। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं कॉन्जुगेट बेस की, तो क्या रूल था, CH3 क्या प्लस आई इफेक्ट लगाता था, तो इस ऑक्सीजन को अनस्टेबल करेगा, इसलिए ये जो है लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो इसकी पीके आती है 15.7 और इस मिथेनॉल की आती है 15.5। वैसे तो बहुत कम डिफरेंस है दोनों में, 0.2 का ही डिफरेंस है। लेकिन मैंने एक बताई थी कि पीके का रिलेशन एसिडिटी के साथ कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है। जिसका पीके ज़्यादा है उसकी एसिडिटी कम है। तो वाटर यहाँ पर क्या है, पीके वाटर का ज़्यादा है, 0.2 ज़्यादा है, 15.7 है, मिथेनॉल का 15.5 है, यानी वाटर की एसिडिटी मिथेनॉल कंपेयर में थोड़ी सी कम रहेगी। यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं हो पाया, तो हम जो है डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से चले गए हैं। वाटर जो है वैसे जनरली सारे ही अल्कोहल से क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन सिर्फ मिथेनॉल ही एक ऐसा अल्कोहल है जो वाटर से ज़्यादा एसिडिक रहेगा। इस बात को भी ध्यान रखना है, और पीके वैल्यूज़ हमको याद नहीं रखनी है, बस याद रखना है मिथेनॉल जो है वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, बाकी जो अल्कोहल है वो वाटर से लेस एसिडिक होंगे। वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट चल जाएगा प्लस आई इफेक्ट वाला, स्टेबिलिटी वाला, कॉन्जुगेट बेस वाला। सिर्फ मिथेनॉल में ही वो काम नहीं कर रहा है। अब कंपैरिजन है इन दो में, एक फिनॉल है और एक पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, यानी पैरा नाइट्रो फिनॉल। तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? यहाँ पर सेम स्टेप है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव जनरेट करो, यहाँ पर भी नेगेटिव, दोनों ही कॉन्जुगेट बेस हमने बना लिए हैं। अब ये नेगेटिव जितना स्टेबलाइज होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक। इस वाले केस में क्या है, सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट ही लग पा रहा है, बेंजीन जो है स्टेबलाइज कर देगी इस नेगेटिव चार्ज को। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और NO2 ग्रुप जो है -I और -M दोनों ही इफेक्ट को शो कर सकता है। ऑक्सीजन नेगेटिव लाएगा, एक बार ऑर्थो पर जनरेट होगा, एक बार पैरा पर जनरेट होगा, और पैरा पर जब ऑक्सीजन नेगेटिव आएगा तो ये जो है अपने -M इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। मैंने जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सिखाए थे तो मैं बता रहा था यहाँ ऑर्थो पर नेगेटिव, पैरा पर नेगेटिव और दोबारा ऑर्थो पर नेगेटिव जनरेट होता है। अगर किसी ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखो, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं वो सीख कर आओ, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये नेगेटिव इधर गया, एक बार यहाँ पर जनरेट होता है, फिर ये नेगेटिव इधर आता है, फिर नेगेटिव यहाँ पर जनरेट होता है, और यहाँ पर जब नेगेटिव आएगा एडिशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा तो ये अपने -M से इसको स्टेबलाइज कर सकता है। और NO2 क्या है, -I इफेक्ट तो लगाता ही लगाता है, पूरी इलेक्ट्रो डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रो डेंसिटी है कम कर देगा, यानी ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा, क्योंकि NO2 जो है -M और -I दोनों ही इफेक्ट यहाँ पर लगा रहा होगा। तो जो बात करते हैं फिनॉल की और पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक रहेगा। नेक्स्ट कंपैरिजन है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, यह कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, और ये है फिनॉल।
कौन सा ज़्यादा एसिडिक रहेगा? सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पर जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ये बेंजीन रिंग रेजोनेंस से इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। और एसिडिक एच में क्या है, फिनाइल रिंग भले ही नहीं है लेकिन यहाँ पर भी क्या है, रेजोनेंस तो इन्वॉल्व है। ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो कभी इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव कभी इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव। देखो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ मैं, अगर किसी को डाउट आ रहा है। CH3CO- डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव इधर जाएगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, तो इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा ये कैसे डिसाइड होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, बाकी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और इसमें भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यानी जो डीलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज का, ये दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में ही है। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बाकी कार्बन। और एक रूल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन के बीच में जो है डिस्पर्जन हो रहा है, चार्ज जो है दो ऑक्सीजन के बीच में फैल रहा है। इसी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये ज़्यादा एसिडिक बन जाता है फिनॉल से। तो अब अगर कंपैरिजन करना हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिनॉल में, वाटर में और अल्कोहल में, अल्कोहल में भी कौन सा केस है, इथेनॉल का केस है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन जो है दो ऑक्सीजन एटम के बीच में हो रहा है। फिनॉल में रेजोनेंस है, बेंजीन रिंग रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइज कर रही है। सी वाले में वाटर जो है, इंडक्टिव इफेक्ट से हमने चेक किया था इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा था इसलिए ये वाटर से कम एसिडिक था। लेकिन अगर मिथेनॉल होता तब कहानी कुछ और होती, तब जो है डी सी से ज़्यादा एसिडिक होता। यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा, A B C और D। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इसको भी ध्यान से देखना। एक है मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट केस की अगर बात करते हैं, चलो पहले सेकंड की बात करते हैं, पैरा वाले की। तो नाइट्रो ग्रुप क्या है, यहाँ पर -I और -M इफेक्ट दोनों ही लगा रहा है। ये भी हमने कंपैरिजन में देखा था कि पैरा पोजीशन पर जो है एक बार ऑर्थो पर नेगेटिव, एक बार पैरा पर और एक बार ऑर्थो पर नेगेटिव, और नेगेटिव जैसे ही पैरा पोजीशन पर आएगा ये अपने माइनस इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर पा रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले केस की, तो यहाँ पर क्या है, मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है NO2। ध्यान से देखना मेटा पे लगने से क्या हो रहा है, NO2। अब आई इफेक्ट की बात करते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट और डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, यानी OH के जितना पास लगा हुआ होगा उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा। तो NO2 जो है इस ग्रुप के पास है तो आई इफेक्ट तो बिल्कुल इस वाले का ज़्यादा होगा, यहाँ पर पास में NO2 का आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो ये लगाएगा ही लगाएगा और इससे ज़्यादा लगाएगा। लेकिन क्या ये -M इफेक्ट लगाएगा, वो देखने वाली बात है। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर आ रहा है, पैरा पर आ रहा है और फिर से ऑर्थो पर आ रहा है। मेटा पर तो नेगेटिव चार्ज एक बार भी आया ही नहीं, और अगर मेटा पर नेगेटिव आया ही नहीं तो ये अपना -M इफेक्ट कैसे ही लगाएगा। यानी अगर मेटा पर पोजीशन पर लगा हुआ हो NO2 या कोई भी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो जो है अपना -M इफेक्ट नहीं लगा पाता, वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही लगा पाता है। यानी यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, सिर्फ मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लग पा रहा है, जबकि इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है और मेसोमेरिक इफेक्ट -M इफेक्ट भी लग रहा है। जब दो फैक्टर लग रहे हैं तो ये वाला जो है ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, और बिल्कुल होता भी यही है। जो और पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है मेटा नाइट्रोफिनॉल के कंपेयर में। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने अच्छे से सीखने पड़ेंगे। अब कंपैरिजन है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में और मेटा नाइट्रोफिनॉल में। पहले क्या समझा मैंने, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज को बनाना है, इधर भी नेगेटिव को बनाना है, उसके बाद चेक करना है कौन से इफेक्ट लग पा रहे हैं। यहाँ पर NO2 कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पे, इस नेगेटिव चार्ज के बहुत पास है। यहाँ पर NO2 यहाँ से दूर है, ऑर्थो पोजीशन से दूर होकर मेटा पर चला गया है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो इस वाले में ज़्यादा होगा, ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू
इस वाले इंडक्टिव इफेक्ट के। और साथ में क्या ये माइनस एम इफेक्ट लगेगा? नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर भी बनता है, पैरा पर भी बनता है और फिर से ऑर्थो पर भी बनता है। और जैसे ही ऑर्थो पर नेगेटिव बनेगा ये अपना क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट बिल्कुल लगा पाएगा। ऑक्सीजन नाइट्रो पॉजिटिव ये इधर शिफ्ट होगा, इधर चला जाएगा, तो ऑर्थो पर और पैरा पर दोनों ही जगह पर माइनस एम इफेक्ट लगता है। तो ये भी जो है माइनस एम से इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। लेकिन मेटा पर अभी बताया ये माइनस एम इफेक्ट नहीं लगा पा रहा होगा, मेटा पोजीशन पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करता है। तो स्टेबिलिटी हम समझनी आसान हो गई है। फर्स्ट वाला जो ऑर्थो वाला है ये ज़्यादा एसिडिक रहेगा मेटा के कंपेयर में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। जहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं भूलना है कभी भी। ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। क्या बताया मैंने सबसे पहले चेक करने के लिए? सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस को निकालो, O माइनस और O माइनस। फिर चेक करनी है इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव इधर जाएगा, इधर जनरेट होगा, इधर जनरेट होगा, इधर जनरेट होगा, इधर जनरेट होगा, इधर ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर। अब जो ग्रुप इसको जो है माइनस एम से और माइनस से दोनों स्टेबलाइज करेगा वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। ऑर्थो पोजीशन पर माइनस एम लगता है, माइनस आई लगता है, बिल्कुल सही बात है। मेटा पोजीशन पर सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगता है, मेटा इफेक्ट नहीं लगता, अभी हमने डिस्कस किया था। और पैरा पोजीशन पर भी इंडक्टिव इफेक्ट लगता है और माइनस एम इफेक्ट भी लगता है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये मेटा वाला तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, ये तो हमने देख लिया है। तो मेटा वाले को सबसे लास्ट में कर देते हैं। अब कंपैरिजन करना है इन दोनों में कंपैरिजन ध्यान से देखना। नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पर लगा हुआ है और यहाँ पर नाइट्रो पैरा पर लगा हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। यहाँ पर माइनस आई का जो मैग्नीट्यूड है ज़्यादा होगा, यहाँ पर माइनस आई का मैग्नीट्यूड कम रहेगा और जो माइनस एम इफेक्ट है वो दोनों में सेम ही रहेगा। तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो होना क्या चाहिए? इसकी एसिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद पैरा वाला और लास्ट में मेटा वाला। ये होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर, लेकिन ये करेक्ट ऑर्डर नहीं मिलता है। ये अगर कर दिया तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। करेक्ट ऑर्डर क्या है? यहाँ तक तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि ये जो मेटा वाला है ये जाना चाहिए लास्ट में, लेकिन यहाँ पर ऑर्थो सबसे ज़्यादा एसिडिक ना होकर पैरा वाला सबसे एसिडिक हो जाता है और मेटा तो लास्ट में ही रहता है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, ऐसा क्या हो रहा है ऑर्थो वाले में, वो भी समझते हैं। अब जो हम तब से कॉन्जुगेट बेस बार बार बना रहे हैं उसको बनाने का जो एम है वो यही है कि जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा ना उतना ही फास्ट वहाँ से H पॉजिटिव बाहर जा पाएगा। अगर OH की स्टेबिलिटी, OH एसिडिक ज़्यादा कब होगा? जब ये H पॉजिटिव ईजिली निकल जाए। जैसे हम नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हैं वो क्या हो रहा है, इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रहा है, उतना ही फटाफट H पॉजिटिव बाहर निकल पा रहा है। तो इसीलिए जो हम बार बार स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं कॉन्जुगेट बेस की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं डायरेक्ट जो हमको एसिडिटी वैल्यू बता दे, या आगे भी जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते चले जाएंगे कहीं पर भी कोई फॉर्मूला नहीं है। हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स लगने हैं। बहुत सारी थ्योरी जो है एक ही क्वेश्चन में लगेंगी और हमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि सारी जो थ्योरीज लग रही हैं, सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा, मेसोमेरिक भी लगाएगा, ऐसी और इफेक्ट भी लगेंगे, रेजोनेंस भी लग रहा होगा। सबको दिमाग में रख के हमको डिसाइड करना है कि कौन से फैक्टर से हमको आंसर करना है। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है नहीं जो हमको बता दे कि ये तुम्हारा सही आंसर है। इसी वजह से ऑर्गेनिक थोड़ी टफ हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला है नहीं कि ये वाला फॉर्मूला याद किया उसके बेस पे 10 क्वेश्चन निकाल लिए, ऐसा यहाँ पर नहीं हो पाता पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम फिनॉल का बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस O माइनस H पॉजिटिव, और ये रिएक्शन कैसी रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। एसिड रिएक्शन कैसी रहती है, एसिड का जब डिसोसिएशन होता है तो इक्विलिब्रियम में रहती है रिएक्शन, वो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था। यानी कि रिएक्शन जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उतना ही H पॉजिटिव को जनरेट करेगी और जितना ज़्यादा H पॉजिटिव उतना ही क्या होगा, एसिडिक हमारा कंपाउंड
होगा। अगर हम बात करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में, होना क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर OH प्रेजेंट है और इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। अगर हमने H पॉजिटिव को रिमूव कर दिया यहाँ से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं बचेगा, तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इन दोनों की स्टेबिलिटी में बात करते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगर सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो जितना हमको H पॉजिटिव मिलना चाहिए उससे कम अमाउंट में H पॉजिटिव ही मिल पाएगा, यानी इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। ये रिएक्शन यहाँ जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चाहे ऐसा समझ लो कि ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो ये इजीली बाहर नहीं जा पाएगा। ये केज है, दो यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच में फंस रखा है ना, एक तो ऑक्सीजन का ये वाला न्यूक्लियस, एक यहाँ पर न्यूक्लियस, तो एक केज में फंसा हुआ है, इस वजह से इजीली लीव नहीं कर पाता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेटा से भी पीछे हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो -M इफेक्ट है वो तो लगेगा ही लगेगा, और -M इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा जो है एसिडिटी को इंक्रीज करता है। इसी को मैं समझाता हूँ pKa वैल्यूज़ की मदद से। अगर हम pK वैल्यूज़ को देखते हैं, pK वैल्यूज़ क्या थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ थी। जितनी ज़्यादा pK की वैल्यू उतनी कम एसिडिटी। यहाँ पर पैरा वाले की pK वैल्यू सबसे कम 7.14 के आसपास आ रही है, और ऑर्थो और पैरा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 7.14 है और ये 7.20 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस आ रहा है थोड़ा बहुत वो किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अगर मेटा के साथ कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस ज़्यादा है, 8.3 के आसपास चली चुकी है इसकी वैल्यू। इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो मेटा वाले में सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है, इस वजह से इसकी pK वैल्यू इंक्रीज कर चुकी है। अगर सिंपल फिनॉल के साथ कंपेयर करें, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इसकी pK वैल्यू 9.9 के आसपास रहेगी। ये याद रखना, pK वैल्यू जितनी ज़्यादा एसिडिटी उतनी ही कम, इन्वर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। तो करेक्ट ऑर्डर क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल, और लास्ट में फिनॉल। हमने जो पहले निकाला था ऑर्डर, होना क्या चाहिए था, ऑर्थो पैरा मेटा। हमारे हिसाब से ये आ रहा था जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इन्वॉल्व नहीं करा था। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या बोल रहे थे, पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक है ऑर्थो और मेटा से। रीज़न मैंने समझा ही दिया है, जो यहाँ पर है सबस्ट्रेट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर पाती है ईजिली। तो इसी वजह से पैरे वाले जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है, और ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला और फिनॉल वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अब हमने सिर्फ एक फॉर्मूले से करते तो हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पर कितने सारे फैक्टर लगे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी चेक करना है कहाँ पर लग रहा है कहाँ पर नहीं, मेसोमेरिक भी चेक करना है। और अगर हमने सिर्फ इनके बेस पर आंसर कर दिया होता तो गलत हो जाता, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। इसीलिए हमको खुद सारे इफेक्ट को स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है, और अप्लाई करके चेक भी करना पड़ेगा कि कौन सा इफेक्ट किस तरह के रिजल्ट दे रहा होगा। इसी वजह से थोड़ी ऑर्गेनिक जो है टफ कंसीडर होती है, लेकिन अगर एक बार चीज़ें समझ आने लग जाए तो सबसे इजी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बन जाती है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर फिनॉल तो बनाया है, लेकिन मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप है, मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल, और इसका कॉमन नेम होता है रिसोर्सिनोल। दूसरा है पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी, इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल, इसका नाम होता है क्यूनोल। यहाँ पर L है ये क्यूनोल, और हाइड्रोक्यूनोन, इसको दो नाम से जाना जाता है, क्यूनोल और हाइड्रोक्यूनोन। अब दोनों की एसिडिटी में पूछता हूँ कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इधर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कॉन्जुगेट बेस हमने बना लिए हैं। अब हमको स्टेबिलिटी को चेक करना है। अब यहाँ पर मेटा पोजीशन पर OH क्या क्या लगाएगा, OH जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब -I इफेक्ट लगाता है, तो -I तो ये बिल्कुल लगाएगा, और साथ में ये +M भी तो लगाते हैं। लेकिन +M का जैसे -M जो है, -M और +M सिर्फ दो पोजीशन से लगते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन से। मेटा पोजीशन पर ना तो +M लगता है और ना तो -M लगता है। तो जो रिसोर्सिनोल है वो सिर्फ -I इफेक्ट ही शो कर रहा होगा। अगर हम बात करते हैं इधर
पैरा वाले की भी, तो ये यहाँ पर माइनस आई तो लगा रहा होगा, और माइनस आई जो है इस वाले से कम होगा, क्योंकि जो OH है O माइनस से दूर है इधर, तो जितना दूर होगा माइनस आई उतना कम होता चला जाएगा, यानी इसका माइनस आई ज़्यादा होगा, इसका माइनस आई कम होगा। और साथ में ये प्लस एम इफेक्ट से भी लगा रहा होगा, प्लस एम इफेक्ट की भी ट्राई करेगा, यानी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डिस्टेबलाइज करेगा। इस नेगेटिव को सिर्फ माइनस आई से ही ये स्टेबल कर सकता है, प्लस एम से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो सीधी बात है, एसिडिटी की अगर बात करते हैं तो ये जो है ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए इस वाले से। तो जो मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल या फिर रिसोर्सिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा क्यूनोल या फिर हाइड्रोक्विनोन या फिर पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल के साथ में। अब इन दोनों में कंपैरिजन देखना, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको भी। चेक कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब तक हमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के बेस पे चेक करेंगे, और कुछ रटना नहीं है, हम एक एक करके कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखते हैं सही बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर OH ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल, इसका नाम होता है कैटेकोल, और ये है मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल, नाम है इसका रिसोर्सिनॉल। ये तो अभी हमने बिल्कुल चेक किया है। तो इन दोनों में से कौन सा जो है ज़्यादा एसिडिक होगा वो कैसे चेक करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखते हैं मेटा वाले पे क्या बताया मैंने, जो ये OH है माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा, लेकिन यहाँ पर जो OH है ये माइनस आई भी लगाएगा और प्लस एम इफेक्ट भी लगाएगा, क्योंकि OH प्लस एम भी लगाता है। तो इस वजह से क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी तो यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है कि जो सिर्फ, क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट वाला है, अगर माइनस एम वाला होता तो इसको स्टेबलाइज करता, लेकिन प्लस एम वाले तो क्या करते हैं, जो यहाँ पर नेगेटिव बनेगा इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो क्या करें, क्या इंडक्टिव इफेक्ट लगाकर इसको एसिडिक बना दें या फिर नहीं। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर भी चेक करता हूँ तो ये इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगा रहा होगा, इसके इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस है क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है इंडक्टिव इफेक्ट, और ये इस OH के पास है, तो यहाँ तो माइनस आई ज़्यादा होगा, यहाँ माइनस आई कम होगा। अगर हमने माइनस आई के बेस पे आंसर कर दिया तो हम क्या करेंगे, अगर इसको A बोलते हैं इसको B बोलते हैं, तो A वाला होना चाहिए ज़्यादा एसिडिक। अगर हमने क्या कैलकुलेट किया कि ये माइनस आई भी लगाएगा और प्लस एम भी लगाएगा, ये माइनस आई भी लगाएगा प्लस एम भी लगाएगा, सॉरी ये सिर्फ माइनस आई लगाएगा, ये माइनस आई और प्लस एम दोनों लगाएगा, तो होना क्या चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से, तो जो B वाला है ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। चलो B को भी कर लेते हैं, B जो है ज़्यादा स्टेबल है A से। और अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना, तो यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और वहाँ पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोजन निकल नहीं पा रहा था, इसकी एसिडिटी कम हो रही थी। तो क्या यहाँ पर भी ऐसे होगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो ये H पॉजिटिव ईजिली नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पर इसकी एसिडिटी कम होनी चाहिए। इस लॉजिक से भी अगर हम देखते हैं तो B वाला ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए A वाले से, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन ईजिली नहीं निकल पा रहा है। क्या ऐसा सच में हो पा रहा है, इजीली निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है, वो भी देखते हैं। देखो सिर्फ रट्टा मार के चलेंगे तो बिल्कुल गलत करके आएंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे समझ के चलेंगे ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, एसिड को डिसोसिएट करके ही देख लेते हैं। ये ऑर्थो वाला है, ये है मेटा वाला। यहाँ से एसिड बाहर गया, H पॉजिटिव मिला, और ये नेगेटिव चार्ज जो है सिर्फ माइनस आई इफेक्ट से ही स्टेबलाइज हो पा रहा है, कोई दूसरा इफेक्ट इसको स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर भले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, लेकिन अगर यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है तो इस पर जनरेट होता है O माइनस, और जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, यानी इस केस से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में प्रेजेंट है। तो क्या होगा, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल हो रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और ज़्यादा स्टेबल हो पा रहा है। ये माइनस आई इफेक्ट तो लगा रहा है, OH जो है माइनस आई बिल्कुल लगा रहा है, और प्लस एम भी लगाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन जो मेजर फैक्टर आ चुका है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल पा रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या मैग्नीट्यूड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ चुका है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या था, ऑक्सीजन के लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में था, यहाँ पर ऑक्सीजन के नेगेटिव और हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। यही रीज़न है ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना प्रोसीड करेगी, और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो मोर H पॉजिटिव निकलेंगे, और जितने ज़्यादा H पॉजिटिव निकलेंगे उतना ही कंपाउंड एसिडिक होता चला जाएगा। यानी इन दोनों में अब एसिडिक कौन हुआ, कैटेकोल हमारा ज़्यादा एसिडिक हुआ। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे थे तो लग रहा था ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, B वाला ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए,
हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे लगाई थी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है H पॉजिटिव ईजिली नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर H पॉजिटिव निकल जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो रही थी इस केस में। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वाला केस था ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा था, यहाँ पर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग गायब हो जा रही थी, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ही नहीं, तो सबस्टेट में थी, इसलिए रिएक्शन क्या कर रही थी, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही थी कि जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको स्टेबलाइज कर दे। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्टेबलाइजेशन फैक्टर है, यहाँ पर इसको स्टेबलाइजेशन नहीं मिल पा रही है, इसको स्टेबलाइजेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ मिल रही है, इसलिए ये चाह रहा है कि मैं इसी जो है पोजीशन में रहूँ जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। और कैटेकोल केस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पर भी है लेकिन इस जगह पर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो रिएक्शन क्या चाह रही है, मैं इस पोजीशन पर जाके ज़्यादा स्टेबल रहूँगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर है। नेगेटिव चार्ज को अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर रही है तो रिएक्शन बिल्कुल आगे की डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव निकलेंगे। यानी करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, कैटिकोल जो है रिसोर्सिनोल से ज़्यादा एसिडिक होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखा, हमने बिना कुछ रट्टा मारे, कोई रट्टा नहीं मारना, हमने बस कॉन्सेप्ट लगा लगा के ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी समझ लिया, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम आ रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, लेकिन ये अलग तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा था, वो अलग टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा था, और हमने दोनों की एसिडिटी को भी कंपेयर कर लिया। अब तीनों कंपेयर करते हैं, रिसोर्सिनोल, कैटिकोल और हाइड्रोकिनोन को। अब अगर पी के वैल्यूज़ को देखते हैं, कैटेकोल की पी के वैल्यू है 9.2 और याद रखना पी के वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिटी क्या होगी उतनी ही कम होगी, तो जितनी कम पी के वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक। अब कैटिकोल और रिसोर्सिनोल में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये 9.4 है, ये 9.2 है, जो डिफरेंस आ रहा है वैसे तो क्या होना चाहिए था, ये ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि माइनस आई लगा रहा है, ये भले ही प्लस एम भी लगा रहा है लेकिन साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन मिल रही है उसकी वजह से इसके पी के वैल्यू कम हो रही है और ये ज़्यादा एसिडिक बन पा रहा है। उसके बाद रिसोर्सिनोल सिर्फ माइनस आई लगा रहा है। उसके बाद है फिनोल जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। हाइड्रोकिनोन तो पी के उसका जो है फिनॉल से भी ज़्यादा है, क्योंकि जब इस पर नेगेटिव आएगा ना तो भले ये माइनस आई भी लगाएगा और प्लस एम भी लगाएगा, लेकिन प्लस एम मैंने बताया डोमिनेट करता है माइनस आई से, इसलिए फिनॉल जो है इससे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमको पढ़ना है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और वहाँ पर एक इफेक्ट पढ़ना है ऑर्थो इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, उससे एसिडिटी पे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी देखेंगे। उसके बाद एसिडिटी से जुड़े हुए और सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे। फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक स्ट्रेंथ, वहाँ पर हम बेसिसिटी को चेक करेंगे कौन ज़्यादा बेस है और कौन लेस बेसिक है। तब तक आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।